हेलो एंड वेलकम टू जेवीज आईएएस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रीलिम्स क्वेश्चन और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो दिस इज बेसिकली सीरीज जहां पे हम आपके साथ कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो इफ यू वांट टू ईज योर प्रिपरेशन, आप अपने प्रिपरेशन को और एक शार्पनेस देना चाहते हैं, तो एक धार देना चाहते हैं, तो रिसेंटली जेवीज आईएएस ने एक अपना ऐप लॉन्च किया है। दिस इज अ न्यू ऐप। बेसिकली आप इसको एंड्रॉइड से या iOS किसी भी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और ईज देने के लिए। इसके साथ साथ हम अभी लेके आए हैं आपके लिए परिश्रम 2.0। बेसिकली इट्स अ टेस्ट, इट्स अ इवैल्यूएशन। आप कितना भी पढ़ लें वो मैटर नहीं करता है। मैटर तब करता है जब आप अपने आप को हमेशा इवैल्यूएट करते रहें कि एक्चुअली आपको अपनी जो पढ़ाई है, आपको जो अपनी स्टडी है, वो किस डायरेक्शन में करनी है। डायरेक्शन स्टडी का मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क, और जबकि सिलेक्शन लेने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करें। तो इसीलिए हम लेके आए हैं परिश्रम 2.0, जिसमें कि आपका कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा थ्रू प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज। इसमें हम आपको 1-on-1 इवैल्यूएशन देने वाले हैं सो दैट कि आप समझ पाएं कि आप एक्चुअली गलती कहाँ पे कर रहे हैं, आपसे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, कमी कहाँ पे हो रही है, आप क्या चीज़ मिस कर रहे हो, जिसको इनकलकेट करने के बाद आपकी प्रिपरेशन एक न्यू हाइट ले सके। इसके अलावा जो इसमें जो हमारा मेंटरशिप का प्रोग्राम है, मतलब कि इसमें इंडिविजुअल लेवल पे जो मेंटर्स होंगे वो आपको गाइड करेंगे कि दैट हाउ टू शार्पन योर एक्स, और अब धीरे धीरे आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा ईज कैसे दें और न्यू हाइट्स पे कैसे लेके जाएं। और ये जो पूरा कोर्स है बेसिकली ये 12 मंथ्स का यानी 1 ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है परिश्रम 2.0। चलिए शुरुआत करते हैं क्विज की। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके ये क्वेश्चन है, तो वन बाय वन जरा स्टेटमेंट को देखिए। पहला स्टेटमेंट, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। पहला। दूसरा कह रहा है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। अब देखिए, इसके पहले स्टेटमेंट में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है। इसके पहले जो आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे, दैट इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बल्कि वो MDG था, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो अभी आप रिसेंट न्यूज़पेपर में देखते होंगे SDG की बात रहती है, तो इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो और यहाँ पे कह रहा है ये 1972 से शुरू हुआ है, तो ऑब्वियसली यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 1 वेरी वेरी इजिली, और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। अब ज्यादातर जो गोल्स थे, अगर आप इंडियन कॉन्सेप्ट में देखें तो ज्यादातर गोल्स के बारे में कहा था 2022 तक हम अचीव कर लेंगे या 2030 तक अचीव करने की बात थी। तो क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि इट हैज टू बी अचीव्ड बाय 2030, तो इट कैन बी द करेक्ट वन। सो वी शुड गो विद ऑप्शन नंबर बी, जहां पे 1 करेक्ट नहीं है, बी इज द only correct answer. Yes, now see the explanation. The Club of Rome is a global think tank that in its report 1972 book इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, लिमिट्स टू ग्रोथ, जिसमें इन्होंने पहली बार इस बारे में डिस्कस किया था। लेकिन कहीं पे भी जो वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके बारे में बताया नहीं गया था। तो बेसिकली इसको अडॉप्ट किया गया है 2015 में, 2015 में, ना कि 1972 में। तो इसलिए आपका ओनली बी इज द करेक्ट वन। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन इंक्रीज इन रेपो रेट। देखिए, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो इकोनॉमी में एक तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिजिकल पॉलिसी हमेशा ही कह लीजिए सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमी। तो जितने भी मॉनेटरी टूल है, जैसे बी इट योर CRR, रेपो रेट, SLR, ये सबके सब क्या है, जिससे कि आरबीआई क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगी? देखिए, जैसे रेपो रेट है या CRR है या SLR है, इसमें कुल मिला के बात क्या होता है, मार्केट में करेंसी यानी मनी का फ्लो कितना होगा। मनी का फ्लो ज्यादा तो यानी लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा, अगर लोगों के हाथ में मनी ज्यादा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली अगर प्रोडक्शन उसको मैच नहीं कर पाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। तो किसी भी तरीके से क्या करना है, लोगों के हाथ में क्या करना है, मनी की सप्लाई को चेक एंड बैलेंस करना है। इसके लिए जो आरबीआई टूल यूज करती है, इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में देखते हैं, और उन्हीं में से एक टूल है रेपो रेट। ठीक, तो अब जरा पढ़ते हैं एक ऑप्शन को, और देखिए इसमें जो कीवर्ड है ये है करेक्ट ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। ठीक, पहला क्या कह रहा है, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लोन फॉर बोरोवर्स, मतलब
कह रहा है अगर रेपो रेट बढ़ जाए, रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा तो इससे होगा क्या, कि पहला कह रहा है इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लोन फॉर बरोबर। इससे क्या होगा, लोन जो है सस्ते में मिलने लगेगा। तो क्या आपको लगता है ये सही होगा? रेपो रेट ज्यादा तो इसका मतलब बैंक, मतलब क्या कर रहा है, बैंक चाह रहा है लोगों के पास पैसे कम हो। तो अगर लोन रेट कम हो जाएगा, लोन का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो लोगों के पास तो पैसा ज्यादा पहुंच जाएगा। तो यानी 1 तो आपका सही नहीं होगा। अब अगर केवल आप 1 को ही एलिमिनेट कर ले तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। आप यहीं से डायरेक्टली बी को मार्क कर सकते हो। अदरवाइज ऑल्सो लेट अस गो टू अदर स्टेटमेंट्स। जैसे दूसरा कह रहा है इट विल रिड्यूस द डिमांड इन द इकोनॉमी। रिड्यूस कब होगा डिमांड? जब लोगों के पास पैसे कम होंगे। तो रेपो रेट ज्यादा तो लोगों के हाथ में पैसे कम, लोगों के हाथ में पैसे कम तो वो क्या करेंगे, डिमांड को कम कर देंगे। तो 2 वाला हो जाएगा आपका करेक्ट। एंड लास्ट, इट विल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द मार्केट। अगेन अगर मनी मार्केट में बढ़ रहा है तो उसका मतलब रेपो रेट कम हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है रेपो रेट ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली 3 भी आपका सही नहीं होगा, यानी 2 इज द ओनली करेक्ट आंसर। देखिए एक्सप्लेनेशन। Statement 1, the cost of funds for bank goes up when the repo rate is increased. And statement 2, क्योंकि यही सही है, देखते हैं इसके बारे में। Repo rate refers to the rate at which the RBI lends to commercial banks. When interest rates are raised, it makes money more expensive. Right? चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सोलर रेडिएशन के बारे में ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू सोलर रेडिएशन। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, सोलर रेडिएशन एंड इंफ्रारेड रेडिएशन दोनों के बारे में ये जो स्टेटमेंट है ये बात कर रहा है। ठीक, सोलर रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में क्वेश्चन है। देखिए दरअसल होता क्या है कि फिनोमेना क्या है, सपोज ये अर्थ का सरफेस है, तो ये अर्थ के सरफेस पे जो वार्म इफेक्ट आता है, वार्म होता है, गर्म होती है अर्थ। कैसे? एक होगा सन रेज आएगी, जब सन रेज ऊपर से आती है तब अर्थ पे किसी भी तरीके का वार्मिंग इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब जितना सन किससे अर्थ पे आएगा, सपोज करिए 100 यूनिट सन से अर्थ पे जो रेज है वो आएंगे, तो इतना ही अर्थ क्या करेगी, सन को वापस कर देती है, दैट इज 100 यूनिट। राइट, तो बेसिकली जो रेज वापस हो रही है इनसे जो है अर्थ पे क्या होता है, वार्म इफेक्ट बनता है। अब ये वार्म इफेक्ट बनता है कैसा है, तो आपने सुना होगा GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, कि ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, सन रेज को टैप कर देती हैं और धीरे धीरे एमिट करती हैं। तो जब वो धीरे धीरे एमिट करेंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उतनी देर के लिए आपका जो अर्थ है वो वार्म हो जाएगा, और इसके बाद तब तक और रेडिएशन और वार्म, धीरे धीरे वो एमिट करेंगे, तो आपके जो अर्थ है उस पर वार्म इफेक्ट बना हुआ है। लेकिन जब ह्यूमन इंड्यूस रीजन की वजह से यही ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगे, तो इस इम्पैक्ट को ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना, और कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिकली बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है हाई क्लाउड प्राइमरीली रिफ्लेक्ट solar radiation and cool the surface of earth। दूसरा देखिए low clouds have a high absorption of infrared radiation emitting from earth surface and thus cause a warming effect। देखिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया गया है। लो क्लाउड्स बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को, और हाई क्लाउड्स करते हैं हाई एब्जॉर्प्शन। इन दोनों को ही इंटरचेंजेबली यूज कर दिया गया है, इसलिए ना तो 1 सही है ना 2 सही है। वी विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 एंड नॉट 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए इसमें क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर किस चीज को फॉर्म किया गया है। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, कमीशन, बोर्ड, अथॉरिटी, एजेंसी। एक चीज याद रखिएगा, जब भी कभी आपको ट्रिक्स का यूज करना है या आपको लगता है कि अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आई एम कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शन, तो देखिए जब भी कभी वर्ल्ड काउंसिल होता है, ठीक है, काउंसिल होगा तो हमेशा उसको जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो हेड करती है, और ज्यादातर जो कमीशन होते हैं उसको ब्यूरोक्रेटिक बॉडी हेड करती है। ठीक, काउंसिल मतलब लेजिस्लेचर, कमीशन होगा तो ब्यूरोक्रेटिक बॉडी। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में क्या लगता है कि क्या सही होना चाहिए। पहला कह रहा है सेंट्रल वाटर कमीशन यानी ब्यूरोक्रेटिक बॉडी। फिर देखिए कह रहा है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एंड नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो देखिए एजेंसी तो होगा ही नहीं, ये तो आपका गलत है। सेंट्रल वाटर कमीशन भी नहीं होगा क्योंकि ईपीए में एस्टैब्लिश हो रहा है, कमीशन जो है ब्यूरोक्रेटिक बॉडी होगी, तो ना ए हो सकता है ना डी हो सकता है। आई विल गो विद ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी की बात है तो हो सकता है यहाँ पे ईपीए के अंदर किसी अथॉरिटी को फॉर्म किया गया हो। सो आई थिंक सी इज द करेक्ट वन, लेट अस चेक।
Yes, Central Groundwater Authority was constituted under subsection 3 of section 3 of the Environment Protection Act 1986 for the purpose of regulation and control of groundwater development and the management of the country. एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इन दोनों स्टेटमेंट में देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए, पहला ऑप्शन है मोर देन 50% ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम फ्रॉम पर्शियन गल्फ, कि 50% मोर देन। देखिए जब भी एक्यूरेट डेटा नहीं देता, देखिए कभी कभी क्वेश्चन होगा आपका लेस देन, ठीक है। फिर कभी आपने स्टेटमेंट देखा होगा मोर देन, कभी कभी आप देखते होंगे नियरली, नियर बाय, फिर होता है इक्वल टू, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन में कभी कभी आप देखेंगे वर्ड ऑलवेज। तो जब भी कभी भी क्वेश्चन में मोर देन होता है, इस स्टेटमेंट के सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% ज्यादा होती है, और जब भी कभी भी स्टेटमेंट में लेस देन होता है तो इस स्टेटमेंट के सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% कम होती है। अगर स्टेटमेंट में ऑलवेज है तो ऑलवेज इज एब्सोल्यूट वर्ड। तो दीज आर ओनली ट्रिक्स, दिस इज नॉट कि भाई यही होगा, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू दीज आर द ट्रिक्स व्हिच कैन बी व्हिच यू कैन अप्लाई इन योर प्रीलिम्स पेपर 2। ऑलवेज मतलब कि अगर यहाँ पे इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी भी 50% ज्यादा है। जब भी नियर बाई होता है तो यानी जो सही होने की, स्टेटमेंट के सही होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। अब जरा देखिए मोर देन है तो यानी सही होने की प्रोबेबिलिटी तो 50% ज्यादा है। ऑन दैट नोट, मोर देन 50% ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम फ्रॉम पर्शियन गल्फ, ये सही है। अब देखिए दूसरा कह रहा है मैक्सिको हैव द लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब मैक्सिको में लार्जेस्ट डायस्पोरा, अगर आपने रिसेंट न्यूज में देखा होगा नाफ्टा और यूएसएमसीए के बारे में, तो मैक्सिको इज बेसिकली सेंटर्ड अराउंड योर नॉर्दर्न अमेरिका पार्ट, तो वहां पर डायस्पोरा वो भी लार्जेस्ट, तो इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, कम, बहुत 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 कम है। तो आई डोंट थिंक सो कि वी शुड गो विद ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर होना चाहिए ए, 1 ओनली। लेट अस चेक द आंसर। Yes, statement 1 is correct because the share of Persian Gulf countries in India's crude oil imports has remained at around 60% over the last 15 years as per Observer Research Foundation की जो basically जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर आपका देके रखा गया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इंडिया डिजिटाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स, बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन इस बार 2022 के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया के डिजिटाइजेशन प्रोग्राम में इन को ध्यान में रखते हुए बताइए कि कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म था, इन चारों में से कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म था। तो देखिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है अगर इसको क्लासीफाई करिए तो 2 हो जाएंगे, एक होता है क्लोज और एक है ओपन। एज द नेम सजेस्ट कि अगर ओपन सोर्स है तो जो इसका सोर्स कोड है इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर क्लोज सोर्स होगा तो वहां पे जो उसका जो सोर्स कोड होगा उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो कि मान लीजिए कोई ऐप है, इफ आई पुट एनी डेटा इन दैट, कि आप उसमें कोई भी डेटा रखते हैं, लेट्स से कि आपका डिजी लॉकर है, उसमें आप हमेशा देखते हो अपडेशन कर सकते हैं। या अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे तो आपने देखा होगा कि सीबीएसई ने एक डिसीजन लिया था जिसमें कहा था आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह डिजी लॉकर में रखो। सो ऑन दैट नोट यू कैन सी कि आप उसमें अपडेशन करें, यानी सोर्स कोड को लगातार वहां पे चेंज किया जा रहा है एज पर योर नीड, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स कोड, और जहां पे चेंजेस नहीं होते हैं उसको हम कहते हैं क्लोज सोर्स प्लेटफॉर्म। तो देखिए इसमें से कौन कौन सा पूछ रहा है, किसके बारे में, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले डिजी लॉकर, एज आई हैव टोल्ड यू, ये तो है ही। दीक्षा आपको बताया ये टीचर्स के एजुकेशन के लिए बेसिकली बनाया हुआ पोर्टल था। ये भी कोविन, अगर आपने रिसेंट में जब हम लोग कोविड वैक्सीन वगैरह लग रही थी तो आपको पता है कि कोविन से ही वी पीपल आर डाउनलोडिंग आवर सर्टिफिकेट दैट यस वी आर वैक्सीनेटेड। तो कोविन, डिजी लॉकर एंड दीक्षा एंड ऑल्सो आरोग्य सेतु, जो कि आपने कोविड जब वेव थी तो हम सब लोगों ने आरोग्य सेतु अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखा था। तो ऑल दीज 4 आर द पार्ट ऑफ योर ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड 4। चलिए अगला देखते हैं।
देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है काटसा के बारे में, और काटसा अक्सर न्यूज में आता रहता है। बेसिकली ये काटसा जो है यूएस प्रपोज्ड लॉ है, और यूएस ने लाया क्यों था कि उनको लग रहा था कि उनको काउंटर करना है। जब यूएस को काउंटर करना है किसको, पहला रशिया, दूसरा ईरान और तीसरा नॉर्थ कोरिया। बेसिकली इन तीनों कंट्रीज को काउंटर करने के लिए यूएस जो एक्ट लेके आया था उसको हम काटसा एक्ट कहते हैं। अब जरा समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विद रेफरेंस टू काटसा एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, काटसा इज अ यूएस लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट इन 2016। पहले तो केम मतलब ये नहीं पूछता है कि पास कब हुआ है, इफेक्ट में कब आया है। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है क्वेश्चन हैज सम ट्रिकी थिंग जहाँ पे हमें समझना है, रुकना है। देखिए यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आया है, केम इनटू इफेक्ट in 2016, मे बी यहाँ पे क्रंच हो। देखिए काटसा लेजिस्लेशन पुट सैंक्शन ऑन 39 एंटिटीज ऑफ रशिया डिफेंस एंड स्ट्रेटजी सेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्शंस ऑन कंट्रीज इन्वॉल्व इन डायरेक्ट ट्रांजेक्शन विद रशिया। देखो ये बात तो सही है, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू कि बेसिकली रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान को ही काउंटर करने के लिए लाया गया था, तो ये तो सही है। और यहाँ पे देखिए एक ट्रैप है जो कहा जा रहा है इनटू इफेक्ट। अगर ये होता कि कब लाया गया, मतलब एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होता तो इसके सही होने के चांसेस थे, लेकिन केम इनटू इफेक्ट की बात कर रहा है तो ये सही होने के चांसेस बहुत बहुत कम होंगे। देन आई शुड गो विद बी ओनली, दैट इज 2, यानी कि दूसरा सही है, पहला गलत होगा। चलिए एक बार देखते हैं। यस, ये जो आपका इफेक्ट में आया है ये 2017 में आया है, ना कि 2016 में। और स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट इज अ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल लॉ दैट इम्पोज सैंक्शंस ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। द बिल वाज पास्ड बाय द सेनेट ऑन 27 जुलाई 2017। और मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन में, जो प्रीवियस स्लाइड में था वो क्या था, 2016, वहीं पे इसने क्वेश्चन में हमें टैप करने की कोशिश की थी। चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक, इसमें जो है बेसिकली अभी रिसेंट में आपको पता है शिंजो अबे इनका असैसिनेशन हुआ है, जापान के जो प्रेसिडेंट थे। और बेसिकली जो इनकी इकोनॉमी को हम एबेनॉमिक्स के नाम से बिल्कुल प्रपोज किया गया था ना, एबेनॉमिक्स। तो जरा क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिंजो अबे's assassination कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, in his first speech during India's visit, he envisioned the confluence of 2 seas। कौन से 2 seas होंगे, एक हो गया आपका पैसिफिक और दूसरा हो गया आपका इंडियन। तो पैसिफिक सीज इन द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। दूसरा देख रहे हैं, जापान डिड नॉट एग्री टू द न्यूक्लियर डील विद इंडिया ड्यू टू द पैक्ट ऑफ अ नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। बेसिकली जो पहला स्टेटमेंट है ये तो आपका सही, और आपको पता है जब जापान में कैलेमिटीज की शुरुआत हुई थी, जब आपको पता है कि जब जापान का डेवलपमेंट हो रहा था और समय हिरोशिमा नागासाकी वाली जो भी इंसिडेंट हुए थे, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने कि इस समय उनकी हेल्प भी की थी। और आपने सुना होगा कि हमारे जो पीएम हैं उस समय के पीएम थे बेसिकली नेहरू जी, उन्होंने क्या किया था, जापान के बच्चों को एक एलिफेंट भी गिफ्ट किया था, राइट। तो उस समय से जो हमारे रिलेशन है मतलब लगातार जापान के साथ बने हुए, इसके साथ साथ इंडिया और जापान दोनों ही आपको पता है क्वाड के भी जो है पार्ट रह चुके हैं, और शिंजो अबे से अच्छे रिलेशन भी इंडिया के रहे हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो दूसरा है देखिए, जापान डिड नॉट एग्री टू द न्यूक्लियर डील विद इंडिया ड्यू टू द पैक्ट ऑफ नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कंट्री। ऐसा नहीं है कि मतलब एक्चुअली क्या था कि बात ही नहीं हो पाई थी। तो आई डोंट थिंक कि जो 2 है वो सही होगा, इसका स्टेटमेंट केवल 1 ही सही होगा, यानी ए इज द करेक्ट वन। चलिए जरा सा और हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्यों? द इंडो जापान न्यूक्लियर डील वर स्टिल अनश्योर when Modi went to Japan in 2014, as Tokyo was sensitive about a pact with a non-nuclear proliferation treaty member country, but Shinzo Abe convinced that anti-nuclear specialists in Japan to sign the agreement in 2016। ठीक है, अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इन रेफरेंस टू पसमांडा। पसमांडा क्या है, मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी उनमें से उन्हीं का नाम है। इन रेफरेंस टू द पासमांडा मुस्लिम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है, पासमांडा मुस्लिम्स आर अ डिप्रेस्ड क्लास ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। अब दूसरा देखिए, द मेजर पासमांडा डिमांड्स इंक्लूड conducting a caste census, restricting existing reservation categories and state support of all impoverished Muslims। ठीक है, अब देखो पहला स्टेटमेंट ये है, पासमांडा मुस्लिम आर डिप्रेस्ड क्लास ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, ये सही होगा। लेकिन अब जरा दूसरा देखते हैं, द मेजर पासमांडा डिमांड्स क्या डिमांड करते हैं, इंक्लूड कंडक्टिंग अ कास्ट सेंसस, रिस्ट्रिक्टिंग एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन
restricting existing reservation categories and state support of all impoverished Muslim, ये सही होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है. लेट अस चेक कि इसमें से फिर क्या सही होना चाहिए. देखिए, पहला तो क्या है कि ये तो डिप्रेस क्लास है, ये तो बात बिल्कुल सही है. दूसरा, क्योंकि ये लोग डिमांड कर रहे हैं किस चीज की, कि ये क्या करे, जितने भी इम्पोरिस्ट मुस्लिम हैं सबके बारे में बात की जा रही है, सबको हटाने की बात की जा रही है. तो जो है आपका ये भी ऑप्शन सही होगा 1 और 2. जरा सा इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. बेसिकली जो पासमानदा है ये वर्ड है पर्शियन का, और पर्शियन का मतलब होता है वन लेफ्ट बिहाइंड, जो लोग छूट गए हैं. ठीक है, किस में छूट गए हैं, जो आपके वेलफेयर मेजर्स थे, जो लोग बढ़ने से, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में छूट गए हैं, उसका मतलब होता है पासमानदा. और पासमानदा इज अ अम्ब्रेला आइडेंटिटी यूज फॉर द बैकवर्ड और दलित एंड ट्राइबल मुस्लिम. और स्टेटमेंट 2 भी आपका सही है, जहां पे ये सारे ही जितने भी इम्पोर्टेंट मुस्लिम्स हैं, जितने भी लोग विकास के हाशिए से या डेवलपमेंट की जो लाइन थी उससे छूट गए हैं, उन सबके डेवलपमेंट की ये लोग बात करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बेसिकली ये खासी हिल्स के बारे में बात कर रहा है. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल KHADC इन मेघालय रिफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट. और यहाँ पे भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बेसिकली चुनना है, राइट. देखिए पहला है KHADC मेंबर्स एग्रीड दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड annex agreement signed with the Dominion of India between December 15, 1947 and March 19, 1948 should be studied. ठीक है, पहला देखिए ये जो है तब की बात कर रहा है 1947 की, और कौन से इंस्ट्रूमेंट की, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात कर रहा है. दूसरा देखो, द ट्रीटी वाज साइंड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी. और आपको पता है ही इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल. जब इंडिपेंडेंट इंडिया होता तो पहले गवर्नर जनरल आपके सी राजा गोपालाचारी ही थे. तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो वी शुड गो विद ऑप्शन नंबर सी, राइट. तो ये वाला तो स्टेटमेंट सही है, इसके साथ साथ ये भी सही है, देन वी शुड गो विद सी, दैट इज 1 और 2. ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ ही हम जो है आपकी मतलब हो गया ना, फाइनल हो गया हमारा आज का डिस्कशन, जो कि क्विज का डिस्कशन था. आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसके साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी आपके साथ डिस्कस की, जैसे आप आने वाले टाइम में जो भी आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, जो भी आपकी चीजें होंगी, जो प्रीलिम्स वगैरह में आप एग्जाम वगैरह देंगे, तो आपको इसमें ये हेल्प करेंगे. ठीक है, आज के डिस्कशन में यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे किसी और डिस्कशन के साथ. थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग एंड रिवाइजिंग.